हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल। आज 18 अप्रैल और सैटरडे के दिन एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं मैं एक नई स्टॉक की स्टडी के साथ। देखिए आज की स्टॉक की स्टडी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में हमें इसके अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट कोई एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर ही नहीं, ओवरऑल मार्केट के अंदर ही है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें अब यहां से ये देखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर यहां से अगर रिकवरी आती है तो हमें कौन से ऐसे स्टॉक हैं या कौन से ऐसे लार्ज कैप हैं, कौन से ऐसे मिड कैप हैं जिनके अंदर हमें आगे की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नए नए पैकेज दिए जा रहे हैं हर एक सेक्टर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हमें कि इन सबके बीच में हमें कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आगे ग्रो करते हुए दिखाई देंगे और जिसके अंदर हमें निवेश करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये स्टॉक स्टडी आज प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इसके अंदर हमें आगे क्या एक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अभी तो मंदी का दौर आना बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, अभी मंदी का दौर आना बाकी है। क्योंकि अभी तो मंदी, हालांकि लॉकडाउन के चलते सारे व्यापार ध्वस्त हैं, सभी के कामकाज बंद हैं, लेकिन इसका असर हमें करीब करीब 3 महीने बाद देखने को मिलेगा। और उसका पता हमें क्वार्टरली रिजल्ट से मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमें अगले क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे। तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर जो है मंदी का असर कितना हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मंदी के बाद हमें इस स्टॉक के अंदर जुगलबंदी देखने को मिलेगी, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ लिया होगा। चलिए मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं और आता हूं अपनी स्टॉक स्टडी के ऊपर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, इसके होम पेज पर मैं आ चुका हूं। अब मैं इसके जरा आपको प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आखिर किन चीजों में व्यापार करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे होम पेज के ऊपर मैं हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर इनका होम लोन ये देते हैं, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट लोन देते हैं, अदर लोन भी देते हैं, डिपॉजिट भी लेते हैं, और इन्वेस्टर्स का एक सेक्शन है जहाँ पे हमें इन्वेस्ट ये करते हैं या इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे ये सेक्शन दिए हुए हैं जिसके अंदर हमें पता चल रहा है कि इनका कारोबार जो लोन से संबंधित है। और आगे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है इस समय इसके अंदर आगे की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मैं बात करूं 17 अप्रैल को जब मार्केट क्लोज होता है तो बीएसई के ऊपर करीब 277 रुपए 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग, करीब 20.30 रुपए की तेजी। और ये तेजी देखिए 7.89% की हमें देखने को मिल रही है। और एनएससी के ऊपर भी लगभग इसी के आसपास 277 रुपए 75 पैसे के ऊपर 20.45 रुपए की तेजी और 7.95% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। देखिए ये तेजी कल जो है 17 अप्रैल को जो आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक राहत पैकेज का ऐलान किया गया है करीब 10,000 करोड़ के लिए एनबीएफसी के लिए, तो उस कारण हमें तेजी बहुत बड़ी देखने को मिली थी। लेकिन अभी आप इस तेजी को थोड़ा सा हौले हौले समझने की कोशिश करिएगा। चलिए मैंने आपके सामने 10 साल का चार्ट लगा लिया है और यहाँ पर मैं आपको चार्ट के अंदर ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके 10 साल के रिटर्न कैसे रहे। देखिए हाल फिलहाल में इसने अपना पीक टच किया था और पीक के बाद इसके अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट करीब इस समय 277 के आसपास हमें यहाँ देखने को मिल रही है जब इसका जो है प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं 10 साल के रिटर्न की तो सेंसेक्स ने करीब हमें 79.57% के रिटर्न दिए हैं और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हमें करीब 62.77% के रिटर्न दिए। तो 10 साल के अंदर अभी भी एक बड़ा स्टॉक के तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। और अगर मैं इसकी फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटली इसका पी रेशियो काफी ज्यादा हमें अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी कंपेरिजन कंपनियां, अगर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से इसको कंपेयर करें या इसको जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस लिमिटेड जो एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उससे कंपेयर करें तो इससे इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा ठीक ठाक नजर आ रहा है। हालांकि अगर इसको एचडीएफसी से आप कंपेयर करेंगे तो ये इसके मुकाबले जो है काफी नीचे है, और अगर आप हाउसिंग फाइनेंस से करेंगे तो ये इससे ऊपर है। लेकिन क्वालिटी को आपको समझना चाहिए और क्वालिटी की मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं स्टॉक के डीएनए की बात करूंगा और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। स्टॉक के डीएनए के अंदर इंडस्ट्री की अगर बात करूं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 13,962 करोड़ की मिड कैप स्टॉक है। आप समझिएगा मिड कैप स्टॉक है और मिड कैप स्टॉक को सोचकर ही आगे की स्टडी को ध्यान से सुनिएगा। पी रेशियो देखिए 4.85 का, डिविडेंड यील्ड की अगर मैं बात करूं 2.96% की, और एक साल के अगर रिटर्न देखेंगे तो करीब 19.57% के निगेटिव रिटर्न हमें सेंसेक्स दे रहा है और स्टॉक इससे ज्यादा नीचे करीब 47% के निगेटिव रिटर्न दे चुका है। तो आप देख रहे हैं स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही है और केवल एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की नहीं, सभी एनबीएफसी की जो है स्थिति बहुत ज्यादा खराब है।
चलिए इसके जरा नतीजे देख लेते हैं जो कि दिसंबर क्वार्टर के हमें देखने को मिले थे। और नतीजों के ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे सितंबर 2019 को दिसंबर 2019 से कंपेयर करके, और बात कर लेते हैं सीधे सीधे नेट सेल्स की। नेट सेल्स 4,979.95 करोड़ की, और इसके अंदर हमें करीब 0.51% की बढ़त के साथ 5,005.36 करोड़ की हो गई है। तो नेट सेल्स हमें जो है एवरेज दिखाई दे रही है, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हमें गिरावट या बहुत बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही है। अब सीधे सीधे कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट को हम लोग जो इससे कंपेयर कर लेते हैं। 767.99 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर के क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में घटकर हो गया करीब 602.22 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और ये गिरावट करीब 22% की है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जरा दिसंबर के क्वार्टर को, दिसंबर 2018 के क्वार्टर को दिसंबर 2019 के क्वार्टर से कंपेयर कर लेता हूं, और सीधे सीधे नेट सेल्स की बात कर लेता हूं। 4,65.37 करोड़ की नेट सेल्स थी दिसंबर 2018 के क्वार्टर में, और दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 5,005.36 करोड़ की। और एक साल की अगर स्थिति देखेंगे तो एक साल के अंदर इसकी जो है स्थिति बढ़िया नजर आ रही है नेट सेल्स के ऊपर। और कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट भी करीब 606.22 करोड़ का था दिसंबर 2018 के अंदर, और दिसंबर 2019 के अंदर भी 602.22 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो नेट सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट, लेकिन अगर आप कहेंगे एवरेज रहा है। जी हाँ, नतीजे हमें मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें ईयरली डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको जरा इसका शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट के ऊपर जैसे कि मैंने एक लाइन पहले आपको दी है कि मंदी के बाद देखने को मिलेगी जुगलबंदी, तो मेरा मतलब इसको बताने का इस लाइन का यही था, जहां पे मैं आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट दिखाऊंगा। देखिए, अगर यहाँ पे हिस्सेदारी आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जुगलबंदी दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे अदर डीआईएस की स्थिति तो यहाँ पे बहुत कम 1.36% की। अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी हिस्सेदारी ज़्यादा 4.64% की। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड को देख लेते हैं। यहाँ पे करीब देखिए 9.06% की हिस्सेदारी। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखिए इससे भी ज़्यादा करीब 11.93% की हिस्सेदारी। और प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूं करीब 40.31% की हिस्सेदारी। लेकिन एफआईआईज को आप जरा देखिएगा, यहाँ पे करीब 32.7% की हिस्सेदारी। तो आपको यहाँ जुगलबंदी देखने को कुछ मिल रही है या नहीं मिल रही? एफआईआईज देखिए यहाँ पे 32.7% की हिस्सेदारी को स्टैंड करते हैं। म्यूचुअल फंड करीब जो है 9% की हिस्सेदारी है। और अगर हम नॉन इंस्टीट्यूशन को देखें करीब 11.93% की हिस्सेदारी है। तो मुझे यहाँ पर जुगलबंदी देखने को मिल रही है, और ये जुगलबंदी मैं तब इसको क्लियर करूंगा जब मंदी का दौर खत्म होगा, और इसके बाद का जो शेयर होल्डिंग स्नैपशॉट हमारे सामने आएगा उसमें हमें पता चलेगा कि आखिर ये बड़े खिलाड़ी इस मंदी के दौर में क्या कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ता हूं, जरा डेटा पॉइंट के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितनी परसेंट या कितने एफआईए कितने म्यूचुअल फंड इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास हाईएस्ट प्लस प्रमोटर होल्डिंग नन है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 25 स्कीमों ने पैसा लगा रखा है। एफआईएस करीब 507 एफआईएस के अंदर इन्वेस्टेड है। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसकी ही एक कंपनी है, और जिसके ऊपर करीब 40% हिस्सेदारी या उसका अधिपत्य इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड सीरीज के पास है, जिसके पास करीब 3.8% की हिस्सेदारी है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर करीब 8.02% की हिस्सेदारी के साथ इसके अंदर बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसकी शेयर होल्डिंग कंपैरिजन को बात कर लेते हैं। और सितंबर 2019 दिसंबर 2019 की क्वार्टर में किसने कितनी हिस्सेदारी को घटाया या बढ़ाया। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ सितंबर 2019 से दिसंबर 2019 को, तो यहाँ पर प्रमोटर भी अगर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे सेम बनी हुई है। अगर एफआईएस देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हमें दिखाई दे रहा है, करीब 32.90% की हिस्सेदारी हमें एफआईएस की दिखाई दे रही है। सितंबर में थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है 32.70% की, तो ये कोई बहुत बड़ी इसके अंदर कटौती नहीं है। और अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है 0.09% की। और आगे बढ़ते हैं, करीब इंश्योरेंस कंपनी भी में हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 4.07 थी, अब हो गई 4.64% की, जो कि 0.57% की अधिक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है करीब 0.29% की। और अदर डीआईएस ने भी थोड़ा सा माल बेचा है करीब 0.17% का। तो यहाँ पर हिस्सेदारी हमें साफ नजर आ रही है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस हमें नहीं नजर आ रहा है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं हम जरा इन कंपनियों की वैल्यूएशन की। देखिए इसकी मिलती जुलती कई सारी कंपनियां हैं, तो आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें एचडीएफसी का नाम सबसे पहला आ रहा है।
जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है। ग्रे फाइनेंस इसके बाद दूसरी कंपनी है। लेकिन एचडीएफसी का पीई आप देखेंगे करीब 13.34 का। ग्रे फाइनेंस देखिए बहुत महंगा 52.04 का, 02 का। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे 5.25 का। इंडिया बुला हाउसिंग फाइनेंस 1.177 का। केन फाइनेंस होम 11.76। रेपको होम फाइनेंस करीब 2.62 का। दीवाना हाउसिंग फाइनेंस करीब 0.05%। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है इसका पी रेशियो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। और ईवी या एबिटा अगर आप देखेंगे 10.74 का। और पीजी रेशियो भी इसका काफ़ी ठीक ठाक 0.36 का। तो मेरा दिखाने का मतलब आपको साफ साफ यही था कि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया रेट के ऊपर अवेलेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा मैंने आपके सामने यहाँ पे डेली चार्ट लगा लिया है और डेली चार्ट के ऊपर जो आपको एक मूव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे पुट करके रखा हुआ है। और यहाँ से मूव देखिए इसका जो हाल फिलहाल में इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद फिर हमें ये संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और ब्रॉड लेवल पे आपको दिखाऊंगा और वीकली चार्ट के ऊपर हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए वीकली चार्ट के ऊपर इसके अंदर हमें हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और इसके हम अगर हाई की बात करें करीब 600 रुपए के ऊपर जो कि ये पहुंच चुका था। उसके बाद वीकली चार्ट के ऊपर इसके अंदर कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक गिरावट हुई थी। लेकिन अभी के हाल फिलहाल की स्थिति बताऊं तो यहाँ में अगर आप पिछली 4 कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे स्थिति हमें संभलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर इसका 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर आप इसकी क्लोजिंग से कंपेयर करेंगे 277.75 थे, तो अभी 9 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो 285.68 के ऊपर इसका 9 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद इसके बाकी के एवरेज हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरा बताने का आपको मतलब यही है कि इसके अंदर एक स्विंग जनरेट हो रहा है जो कि वीकली चार्ट के ऊपर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा मंथली चार्ट के ऊपर इसको एनालिसिस कर लेते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसको कंपैरिजन करेंगे 9 दिनों का, 21 दिनों का, 50 दिनों का, 100 दिनों का, 200 दिनों का, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। मंथली वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे और ये अपने 200 दिनों का एवरेज जो कि मैरून कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है जो कि 297.67 के ऊपर स्टैंड कर रही है, ये इससे नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो मंथली चार्ट के ऊपर हमें इसके अंदर बहुत बड़ी जो है गिरावट देखने को मिलेगा। और इस गिरावट के बाद अगर हमें इसके अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई नजर आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बढ़िया संभावना हमें आगे बनती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि हमें मंथली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर रिकवरी अभी चल रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करिएगा। मैं आपको जब तक पूरी स्टॉक स्टडी ना बता दूं तब तक आप इसके अंदर अभी कोई मन मत बनाइएगा। मैं आपको बस डेटा पॉइंट बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे आप जरा कारोबार की स्थिति भी देख लेते हैं। 278.10 के ऊपर एनएससी के ऊपर क्लोजिंग 8.08% के में तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग अगर मैं बात करूं 16 तारीख की जो थी 257.30 के ऊपर और ओपनिंग 268.40 के ऊपर होती है। हाई 280.30 का बनाता है और लो देखिए 263.90 के ऊपर। फाइनली क्लोजिंग 270.75 के ऊपर। ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप जाएंगे करीब 8001 शेयर की इसके अंदर बाइंग दिखाई दे रही है। अब जरा मैं इसकी 52 वीक हाई के ऊपर चलता हूं और 587 रुपए के ऊपर इसने 5 जुलाई 2019 को बनाया था और लो देखिए इसने अभी हाल फिलहाल में बनाया 185.25 के ऊपर। लो आप देखिए किधर 185.25 के ऊपर इतनी ज्यादा इसके अंदर गिरावट हो गई थी कि इसने अपना 52 वीक लो बना डाला। तो आप देख रहे हैं गिरावट तो इसके अंदर में साफ साफ नजर आ रही है, लेकिन अगर आप 52 लो से इसे कंपेयर करेंगे तो अब इसके अंदर हमें मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा इसका हम कारोबार देख लेंगे। 17 अप्रैल को इसका क्या कैसा कारोबार हुआ है। तो ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करूं तो 71,12,575 शेयर की और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखिए मात्र 8,33,700 शेयर की और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी करीब 11.72% की। तो यहाँ पे हमें डिलीवरी बहुत कम दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, जो चीज़ बिल्कुल सही है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। यहाँ पे डिलीवरी बहुत कम दिखाई दे रही है और अगर आप इसके अंदर अगर यह हमें लगता है इसके अंदर रिकवरी हो रही है तो कम से कम जो है 40 से 50% की इसके अंदर डिलीवरी होनी चाहिए, जो है जिसे मैं प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी बहुत कम, तो हमें अभी सावधान रहने की जरूरत है। देखिए स्टॉक स्टडी का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल दूं और आपने तुरंत बाय कर लिया, नहीं, मैं आपको बस आगाह कर रहा हूं। मैं आपको इस बात के लिए चेता रहा हूं कि ये स्टॉक हमारी नजरों में आना चाहिए। चलिए अब जरा इसकी डिलीवरी की परसेंटेज भी मैं लगा लेता हूं और यहाँ पे डिलीवरी की परसेंटेज आपके सामने है और 25 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक की मैंने डिटेल यहाँ पे लगा रखी है। और यहाँ पे अगर आप डेट आपको देखनी है
और यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरेबल क्वांटिटी और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी भले ही हमें घटती बढ़ती दिखाई दे रही है, जो कि मैं पहले इसको देख चुका हूं, लेकिन डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर हमें कुछ कम ज़्यादा देखिए होती हुई वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर हमें लगातार गिरावट होती हुई नजर आ रही है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हमें गिरती हुई नजर आ रही है, और ये बात आपके सामने है, आप अपनी जो है इस स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे। और फाइनली अगर जो 17 अप्रैल को डिलीवरी हुई वो करीब 11.72% की, तो डिलीवरी इसके अंदर जो है बहुत ही कम उठाई जा रही है। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग चल रही है अभी इसके अंदर, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। चलिए अभी स्टॉक स्टडी खत्म नहीं है, अभी छोटा सा और एनालिसिस बचा है, थोड़ा सा ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं कि इसकी कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस मिलने की संभावना है। क्योंकि चार्ट के ऊपर तो इसने सारा अपने सपोर्ट के लेवल को ध्वस्त कर दिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के माध्यम से, जैसे आपने देख लिया। लेकिन ऑप्शन चेन के ऊपर देख लें इसकी स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर जो हमें सपोर्ट का लेवल है करीब 200 के लेवल पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और 2,79,500 जहां पे हमें जो है ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप, टोटल ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हमें दिखाई दे रहा है 200 की स्ट्राइक प्राइस पे। और अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करूँ तो हमें रेजिस्टेंस करीब 300 के लेवल पे दिखाई दे रहा है, जो कि 2,21,000 यहाँ पे टोटल कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो हमें इसके अंदर एक चीज तो नजर आ रही है कि इसके अंदर काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी अभी रहने की संभावना है, जिस हिसाब से हमें ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप दिखाई दे रहा है। और ट्रेडर्स को भी यही लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए वो 200 के ऊपर देखेंगे आप तो मैक्सिमम कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप अभी भी खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन चेन हमें देखिए काफी ज्यादा जो है स्टॉक के बारे में बता देती है। तो 200 के ऊपर हमें इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें 300 के ऊपर, जो कि ऑप्शन चेन हमें क्लियरली बता रहा है। तो 200 और 300 के बीच में इसकी एक ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। चलिए अब मैं आपको जरा इसके कुछ इंडाइसेस के बारे में बता देता हूं। मैंने यहाँ पे देखिए निफ्टी, अगर मैं बात करूं निफ्टी मिड कैप 50 का ये स्टॉक है। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर हमें थोड़ी थोड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, जो मैं आपको अंदर इसके अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी मिड कैप 50 का स्टॉक है, आपको इस बात की जानकारी होगी। अब मैं यहाँ पे जरा निफ्टी 50 का जो मिड कैप स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस, आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे 30 डेज के रिटर्न का परसेंटेज और 365 डेज का जो है रिटर्न के चेंजेस को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक महीने की स्थिति और 365 दिनों की। 365 दिनों के अंदर अभी भी इसके अंदर करीब 40.26% की इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और 30 दिनों के अंदर इसके अंदर करीब 10.71% की हमें तेजी देखने को मिली है, जिसके अंदर हमें कल की भी तेजी दिखाई दे रही है। तो मेरा बस आपको दिखाने का मतलब यही था कि निफ्टी मिड कैप का स्टॉक है और इसके अंदर अब थोड़ी सी रिकवरी की संभावना हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, और आगे अगर इसके अंदर हमें जो है तेजी दिखाई देगी इस सेक्टर के अंदर, तो उसमें से LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंदर भी हमें एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे बताने की कोशिश करी, चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको दिखाया, मैंने इसके कारोबार की स्थिति भी दिखाई, मैंने ऑप्शन चेन की भी बात करी, और मैंने इसके सामने डेटा पॉइंट भी सारे आपको बताए। लेकिन अब मैं आपको एक चीज ये बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हमने ऑप्शन चेन के ऊपर देखा, ऑप्शन चेन के ऊपर हमें इसके अंदर काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रहने की संभावना है। चार्ट हमें कोई सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं तो आपको अभी वेट करना चाहिए। वेट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर आप इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, अगर आप इसके अंदर 10 स्टॉक भी खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा आप 2-2 स्टॉक करके इसके अंदर पैसा लगाएं। केवल 2-2 स्टॉक करके, अगर 10 स्टॉक खरीदने तो 5 बार में इसके अंदर पैसा लगाएं। 10 स्टॉक एक साथ खरीदने की गलती ना करें, क्योंकि अभी मंदी कितने दिन चलेगी ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन मंदी के बाद इसके अंदर एक बड़ा हमें रिकवरी की संभावना होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और अपना पैसा जो है सोच समझ कर लगाना है, बाकी आपका फैसला रहेगा। मैंने आपके सामने डिटेल बताने की आपको कोशिश करी। तो आज की इन्फॉर्मेशन में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें। Thank you again watching this video.